तो भाई जय हिंद सब बच्चों को। जय हिंद टू एवरीवन एंड दिस इज मी शिवम शास्त्री डिफेंस एग्जाम मास्टर। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं मेजर आनंद ठाकुर सर के साथ। तो आनंद सर हैज बीन अ वेरी डियर सीनियर, ही इज एन आर्टिलरी ऑफिसर, ही इज फ्रॉम ओटीए। तो हम जानेंगे सर से, सर के बारे में, सर की जुबान में ही, सर की जुबानी, और काफी सारी चीजें हैं। पर आज का जो ये जो पॉडकास्ट है, ये बेसिकली दिस इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पॉडकास्ट, जहाँ पे हम एक ऐसा टॉपिक आज टच करने वाले हैं जो शायद अभी तक कहीं कवर नहीं हुआ, और एक आई ओपनर रहेगा बाकी सब लोगों के लिए जो कि फौज को एज अ करियर ऑप्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। ऑल ओवर टू यू नाउ। हाउ आर यू डूइंग? हाउ इज द डे गोइंग ऑन फॉर यू? थैंक्स यार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। और यार इस पॉडकास्ट को ना यार लेजेंड वाले हेड में मत डाल देना, क्योंकि हाँ मैं हाँ। तो कोई लेजेंड आदमी नहीं हूँ, ठीक है। हम 80s बॉर्न है, तो हमारा मतलब मैंने जो लेजेंड अपने अभी तक के 36 इयर्स की एज में देखा वो कलाम सर ही थे। इस पीरियड में और कोई लेजेंड मेरे को तो नहीं, मतलब उनको मैं लेजेंड मानूं मुझको नहीं। तो लेजेंड वाले लीग में मत डाल देना मुझको, ठीक है। थैंक्स मेरे को इन्वाइट करने के लिए, और गिव मी दिस प्लेटफॉर्म कि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं, बात कर सकूं। तो एक ग्राउंड रूल है, जब हम बात कर रहे होंगे तो यार मैं आर्मी से हूँ, तो मेरी बातों में तो मैं आर्मी आर्मी सुनाई देगा, बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ जनरली आर्म फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और जो भी बता रहा हूँ ये टेम्पलेट आप कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, मतलब किसी भी फोर्स में, नेवी एयरफोर्स आर्मी, बट मैं फौजी हूँ तो हमेशा आप आर्मी आर्मी सुनेंगे। राइट सर। एंड इफ एनीबडी हु इज लिसनिंग टू मी, तो इस कन्वर्सेशन को आप ये समझना कि मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो तुम करने वाली आदत है कि तुम ये करो तुम ये करो, तो तुम ये समझना कि मैं आपसे बात, जो भी सुन रहा है उससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। राइट। स्टार्ट, आप जो भी क्वेश्चन है आप पूछ बताइए सर सकते अपने बारे में, हाउ लॉन्ग हैव बीन योर जर्नी? जब मैंने आपको पहली बार हमारा जब कन्वर्सेशन हुआ था, तो आपने बोला कि यार पहले तो वो लीजेंड वाला नहीं है, ऐसा कोई सीक्रेट मिशन नहीं किया हुआ मैंने। आई कनेक्टेड टू यू ऑन लिंक्डइन एंड सर ने बोला यार मैं तो बहुत नॉर्मल सिंपल सा बंदा हूँ। तो मैंने कहा नहीं सर आप आओ, वी वुड लव टू, यू वुड लव इट, क्योंकि बच्चों को जानना होता है। पीपल आर लाइक थिंकिंग कि यार हम भी फौज में जाएंगे, हम भी ऑफिसर बनेंगे, हम ओटीए जाएंगे, आईएमए जाएंगे, एनडीए जाएंगे। तो एक ऑफिसर होता है क्या है, कैसी लाइफ होती है? तो वो मैं जानना चाहूंगा कि कैसे स्टार्ट हुई आपकी जर्नी सर। आप अपने बारे में बताओ सर पूरा। तो फिर मैं मतलब जो भी मुझे देखा है, जिस स्कूल से वो पढ़ रहा है ना, मैं तो उसी स्कूल से पास हूँ, जिस भी स्कूल में आता हूँ। और मेरे भी नंबर उतने ही आते थे जितने आपके आते होंगे। और ओके। अगर मैं थोड़ा अपने दिमाग पे जोर लगाऊं तो आप लोगों से कम ही आते होंगे, 2-3%। तो एकदम मुझे एक नॉर्मल आदमी के लिए कोई वो इंडियन आइडल वाली इस कहानी नहीं है कि सुनाऊं तो आपको रोना आ जाए। एकदम सिंपल यार, मतलब सिंपल आदमी भी जो चाहते हैं वो अचीव करते हैं, मतलब कोई भी जो भी बंदा सोच ले कि उसे कुछ अचीव करना है तो वो अचीव कर सकता है। जरूरी नहीं है कि यार आपके फादर ने रिक्शा ही चलानी होनी चाहिए या कुछ, मतलब डिवियन, मतलब आजकल जैसे चल रहा है मीडिया में तो लोग उससे मोटिवेट होते हैं, तो मोटिवेशन के लिए ये सब की जरूरत नहीं है। आपके पास एक आपका विजन होना चाहिए, एंड आप क्लैरिटी होनी चाहिए मुझे ये अचीव करना है। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि यार मेरा बैकग्राउंड वैसा होना चाहिए था आदमी। मेरे फादर ने तो सब अचीव कर रखा है। अगर आज अंबानी सन्स डिसाइड नहीं, मेरे फादर ने सब कुछ अचीव कर रखा है, हम क्या करेंगे यार, उसके आगे भी स्काई इज द लिमिट। हाँ, चलते जाइए। तो एकदम सिंपल सी मतलब लाइफ एकदम नॉर्मल रही है। मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो वो एक फैक्टर हो सकता है कि मुझे फौज में आना था, बिकॉज वो रैंक्स में थे और मुझे, मैं आई जॉइन आर्मी एज एन ऑफिसर, देन आई जॉइन आर्टिलरी बिकॉज माय फादर वाज फ्रॉम आर्टिलरी ओनली। तो वो भी था एक बेंड आर्टी की तरफ। और आर्मी में भी कोई ऐसा नहीं, मतलब अच्छी लाइफ रही। जो मैं सोच लिया था मैंने वो पूरा किया आर्मी में। देन अब मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। ग्रेट सर। तो ये मेरा तो सर एक एक चीज थी, जैसे हमारा जब पहले यू आर द फर्स्ट आर्टिलरी ऑफिसर ऑन दिस पॉडकास्ट ना, और बहुत इम्प्रॉम्प्टू सा है, हमने कुछ ऐसे ज्यादा खास तैयारी तो किया नहीं है इसके लिए। मुझे आप ये बताओ, आपके पीछे गन लगा रखी है आपने, कौन कौन सी गन पे हाथ चला सेट किया है अपना? पहले तो मैं जब जब मैं भी जब फौजी में था तो मैं किसी भी चीज को देख के गन बोल देता था। मतलब यूपी के यूपी मतलब यार ऑफेंड होता है ना, मतलब जनरल हुए कि यूपी में कट्टे चलाता है और वो गन चला, उसने हम्म। कल उससे गन उठा के मार दिया। मतलब हाँ समझ रहे हो? मैं आई बिलोंग टू बिहार, यार हर घर में एक गन होती है। हाँ। तो गन मतलब
एनीथिंग विच यू कैन कीप इन वॉलेट या अपनी पॉकेट में रख लेते हो तो वो गन, ऐसा नहीं है गन बोला। एनी हमारे आर्मी में तो गन वो है जो बड़े बड़े आर्टिलरी पीसेस को गन बोलते हैं, बाकी सबको राइफल्स बोलते हैं, पिस्टल्स बोलते हैं। तो ये है। तो मैं कमीशन तो मीडियम रेजिमेंट में हुआ था। तो मीडियम गन होती हैं, तो मैं खुद स्पेसिफिकेशन पे नहीं जाना चाहता बिकॉज सर्टेन इक्विपमेंट्स आर क्लासिफाइड इन। तो मेरी मेरी जो फर्स्ट पलटन थी उसमें भी कुछ ऐसा इक्विपमेंट था जिसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती, वैसा था। फिर उसके बाद मैं बीच में डेपुटेशन पे गया, मैं दूसरी फोर्स में गया, वहाँ पे करीबन 3 साल वहाँ काम किया फिर मैंने। तो गन पर से मतलब आर्टिलरी में जितने भी इक्विपमेंट है, आप आर्टिलरी मैन कर रहे हो तो आपको फिक्स नहीं है कि आपको यही करना है। आपका एक पैनल ऑफ ग्रुप ऑफ यूनिट्स होता है, आप उसमें रोटेट होते रहते हैं और अलग अलग इक्विपमेंट यूज करते रहते हैं। तो इंडियन आर्टिलरी बहुत ही एडवांस और बहुत ही टेक ओरिएंटेड आर्म आर्म है। उनके पास सारे वेपन है जो भी मतलब वर्ल्ड में आप सुनते हैं। बोफोर्स है, 130 mm है, 155 mm है, देन फील्ड गन्स हैं, अल्ट्रालाइट हॉविट्जर सब आ रही हैं, फिर K9 वज्रा भी रिसेंटली, एसपी गन्स आई हैं, तो काफी इक्विपमेंट, मिसाइल है, तो मतलब आर्टिलरी एज आर्म बहुत वास्ट है। ग्रेट सर। तो होपफुली यहाँ पे बच्चे मोटिवेट होंगे आपको देख के कोर ऑफ आर्टिलरी ज्वाइन करने के लिए। तो फिर कह रहा मोटिवेशन के लिए यू डोंट रिक्वायर एनी सोर्स, क्योंकि इसको देख के बंदे को मोटिवेट होना, मोटिवेशन कॉन्सेप्ट मतलब जो मैं मानता हूँ आजकल मोटिवेशन कॉन्सेप्ट को लेके एक मार्केट बना लिया गया हम्म। है। आप जब तक यार 20 चीजें ट्राई नहीं करोगे, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको करना क्या है? आपने एक चीज सोची उसी को करना है तो वो नहीं है। आपने मतलब लाइफ में ट्राई नहीं किया, आप 10 चीजें ट्राई करो, फिर आपको लगेगा हाँ इस चीज में मेरे को मजा आता है, ये करूंगा अपना आगे। तो फिर वो उसके लिए फिर आप यार ये करना है, अब इसके लिए ये नहीं, वो फिर आपका एम होता है, तब आप मोटिवेट होते हो। बचपन से आपके कान में भर दिया डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, फिर नहीं वो डिसाइडेड कि नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है, ये मेरा एम है, अब इसके लिए मुझे मोटिवेट होने के लिए डॉक्टर देखना है जनरली। नहीं नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो भी बच्चे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, लाइक वो एग्री करेंगे इस चीज पे कि लाइफ में हमेशा करना वो जो तुम्हारे दिल को खुशी दे। एंड वो खुशी वाली फीलिंग ना तब आएगी जब तुम ना बहुत सारी चीजें ट्राई कर लोगे। जैसे सर ने बोला, उसी पॉइंट को मैं टच करूंगा। जब तक आप 4 5 6 चीजें ट्राई नहीं करोगे ना, ट्राई करके फेल नहीं होगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि यार मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मैं उस चीज में अच्छा हूँ। सर मैं बताता हूँ, लाइक व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट ना, तो आई यूज्ड टू फिल ऑल द एग्जाम्स। जैसे मैं इंजीनियरिंग में था तो गेट देते हम, तो गेट का एग्जाम देते थे। हाँ मैंने गेट का एक बार सिलेबस देखा और मेरे को जाना तो था एयरफोर्स में, पायलट बनना था। और मैंने गेट का सिलेबस देखा, मैं पढ़ने में ओके था, एवरेज था, आई वाज नॉट टॉपर, नॉट एकदम खत्म, बीच में था। मैंने सिलेबस देखा, मेरे दोस्त मेडीजी वगैरह से कोचिंग करने गए, दिल्ली जा रहा है कोई, कहीं जा रहा है कोई, कहीं जा रहा है। अब मैंने कहा यार पापा के पैसे खर्च करवा दूंगा, मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं है इस गेट की कोचिंग के ऊपर, या मुझे अपने ऊपर नहीं है कि मैं निकाल भी पाऊंगा। मैंने कहा एक बार अपने आप से दे देते हैं। मैंने दिया, 36 के आसपास हमारी कट ऑफ हुआ करती थी, मेरे 42 43 मार्क्स आ गए। मैंने कहा यार ये तो सही है, मतलब कोचिंग की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही पास हो जाएगा। पर अपने को मजा नहीं आएगा क्योंकि मैं उतना ज्यादा इंजीनियरिंग में जाना नहीं चाहता, मुझे फ्लाइंग का, कार्स का, तो वो ये सब बढ़िया लगती थी। तो मैंने कहा अपन फौज में देखेंगे कुछ अपना। देन इवेंचुअली आई वाज आल्सो गिविंग बैंक के एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल वगैरह। पर मुझे जो सबसे ज्यादा फील आती थी ना, वो आती थी सीडीएस देने में, एफकेट देने में। तो मैंने वो रास्ता चुन लिया अपना कि यार मेरे को जाना है फौज में, फौज के पेपर दूंगा। तो वही वाली बात है, आप 10 चीजें ट्राई करोगे, आप फेल होगे, पास होगे, एंड देन यू विल सेटल डाउन वन थिंग, यार दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू डू इन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। एंड देन इस तरीके से सर कारवां आगे आ गया, यहाँ तक पहुंच गया आज। तो वही है। तो उन सब बच्चों को भी मैं वही बोलना चाहूंगा। अच्छा सर, आपसे जब हम लोग जब बात कर रहे थे ना, तो आपने एक ऐसा टॉपिक के बारे में बोला था जो लोगों ने आज तक बात ही नहीं करी है ना। तो आप उस चीज के बारे में थोड़ा सा हमें बताओ कि कैसे जो फौज है ना, वो, जैसे आप यू आर एन शॉर्ट सर्विस ऑफिसर है ना, तो आफ्टर शॉर्ट सर्विस बहुत सारे लोग हैं जो फौज को ना एज ए परमानेंट नहीं जाना चाहते। उनका है कि दे वांट टू सर्व, जैसे इसराइल वाला कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ परमानेंटली आपको सर्व करना ही है। हमारे यहाँ पे भी अब जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि यस आई वांट टू सर्व, आई वांट टू बी एन ऑफिसर जस्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद मुझे लाइफ में कुछ और करना है, बिकॉज लाइफ में तो कोई लिमिट नहीं है ना सर, यू कैन अचीव एन नंबर ऑफ थिंग्स, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि वो चीज क्या है, मतलब कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और आपने उस चीज को कैसे, मतलब एकदम वो आप उस चीज को ऑलरेडी कर चुके हो, तो वो कैसे किया जाए, सेकेंडरी करियर वाला। जो जिस कंट्री की हम बात करने वाले हैं ना,
इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक स्किल कल्टीवेटर, SSC। लोग इसको आजकल शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं, बट आप रियली सोचो इसको। स्ट्रैटेजिक आप जाइए शॉर्ट सर्विस कमीशन में, स्ट्रैटेजिकली अपना करियर डिफाइन कीजिए कि मुझे ये करना है, स्किल सेट डेवलप कीजिए, लीडरशिप स्किल लीजिए, मैन मैनेजमेंट स्किल लीजिए, और फिर जो आपका मेन है, मैं कहना चाहता हूँ कि आर्मी कैसे आपके सेकंड करियर के लिए, मतलब जो आपका मेन करियर है उसके लिए कैसे लॉन्च पैड बन सकता है। अभी शॉर्ट सर्विस कमीशन, अगर आप किसी को बताओ यार बहुत ही नेगेटिव, साउंड्स वेरी नेगेटिव। इसमें गलती हमारी सरकार की भी है कि कोई अच्छी पॉलिसी जैसे दूसरी कंट्रीज में वैसी बनाई नहीं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आदमी आए, जैसे मतलब किसी का एक्शन है, किसी को एक्शन के लिए आए, और एक्शन आप कितना कर सकते हैं, 5 साल 10 साल, मैक्सिमम 15 साल तक इतना ही एक्शन हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको उतना हाईलाइट नहीं कर रखा और इसको उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो बट ऐसे कंट्री एक सुपर पावर है, अगर आपको पता है इसको यूज कैसे करना है। आपका एम कुछ भी हो सकता है। मैं अपने लाइफ टाइम में काफी आई वाज इन्वॉल्व इनटू टू मच इनटू लेक्चरिंग एंड ऑल, स्पीचेस वगैरह देता था, कॉलेज वगैरह जाता था। तो उस टाइम आई वेंट टू एनआईटी जालंधर गया था, तो वहाँ पे मैंने एनआईटी के बच्चों से इंटरेक्ट किया। तो उन सबका एक करियर प्लान कैसा रहता है कि सर अभी निकलेंगे, एक प्लेसमेंट ले लेंगे कॉलेज से, फिर 2-3 साल वहाँ काम करेंगे, फिर स्विच लेंगे, एक सैलरी हाइक लेंगे, फिर 1-2 साल वहाँ काम करेंगे, फिर उसी टाइम पे फिर हम जीमैट और जीआरई जीमैट इनकी तैयारी शुरू करेंगे, और फिर एमबीए करने M7 टॉप 10 टॉप 20 में निकल जाएंगे। फिर उसके बाद बिग फोर ज्वाइन कर लेंगे। मतलब ये करियर मैप है एक एनआईटीएन आईआईटीएन जो मतलब प्रीमियम इंस्टीट्यूट इंडिया से पढ़ते हैं, उनका ये करियर प्लान रहता है। फिर मैं हम्म। उनसे जब इंटरेक्ट बोलते हैं यार इस चीज को तुम और इफेक्टिव वे में भी अचीव कर सकते हो, और बहुत सिंपल तरीका है उसका, यू ज्वाइन आर्मी एज एन एसएस ऑफिसर। तो अभी एसएससी को उस तरह से दिखाया ही नहीं गया कि तुम्हें करियर सेकंड करियर से प्लान कर। किसने कहा कि आप कम हियर एंड सब 5 साल में भी लोग छोड़ सकते हैं। आप इफ यू आर फॉलोइंग मिशन तिरंगा, अभी मेरा जूनियर है शिवांग शांडलिया, ये बहुत नॉबल कॉज पे निकला हुआ है, आर्मी वेलफेयर फंड के लिए इज कलेक्टिंग सर थोड़ा सा फंड रेज कर। वॉइस इशू हो रहा है, हैव यू कनेक्टेड द बर्ड्स? इनको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं तो नॉर्मल भी आई थिंक आवाज अच्छी आएगी। ओके, हाँ, अभी आ रही है अभी एकदम परफेक्ट है शुभम? सर। हाँ, अभी एकदम मस्त ओके आ। ओके। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि जब मैं एनआईटी वगैरह में भी लोगों से इंटरेक्ट कर जब मैंने किया, तो वो उनका एक जो रोड रोड मैप था, वो 4-5 साल का ही रोड मैप है, जो मेन करियर, जो उनका मेन एम अचीव करने का जो रोड मैप है। और किसी का भी जो मेन जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने का जो होता है वो 4 से 5 साल का प्लानिंग के साथ ही होता है। तो मैं मेरा वही कहना था कि यार वो 4-5 साल वाई यू डोंट कम टू आर्मी, क्योंकि आर्मी में जो 4-5 साल में आप सीखेंगे ना, वो कहीं और नहीं सीख सकते। जो लीडरशिप स्किल आप यहाँ सीखेंगे, जो मैन मैनेजमेंट स्किल्स आप यहाँ सीखेंगे। राइट। तो इस वे में मैं चाहता हूँ कि यूथ इसको देखें। वो आर्मी को करियर ऑप्शन तो है ही, बट एक लॉन्च पैड की तरह देखें कि हम्म। कैसे आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में आ सकते हैं, कैसे प्लान, मतलब स्ट्रैटेजिक आप प्लान कीजिए कि पहले 2 साल मैंने ये करना है, उसके 2 साल मैंने ये करना है, उसके 5वें साल मैंने पेपर पुटअप करना है, मैंने बाहर जाना है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, इतने सारे एमएनसीज हैं जिनके वेटरन हायरिंग प्रोग्राम्स हैं, उनको वेटरन नहीं मिलते हैं। मैंने देखा है ये चीज। आपको, हाँ, आपको बिग फोर जाना है और बिग फोर आर रेडी टू टेक यू अगर आप वेटरन हैं। लेकिन आपको क्या, आपने एक वो जो कॉमन करियर पाथ दे रखा है कि पहले मैं आईआईटी जाऊंगा, एनआईटी जाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा। आप अगर आज आप अप्लाई करते हैं M7 में या टॉप 20 भी स्कूल्स में, इंडिया से 30 to 40% जनता जो वहां जाती है वो इंजीनियर्स होती है। और इफ यू आर फॉलोइंग बाहर के एमबीए, उनमें डाइवर्सिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। राइट। तो यार वो 40% इंजीनियर आ रहे हैं, वो वैसी डाइवर्सिटी के नाम पे आपको हटा देंगे, तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। तो वही आप बोलते हैं यार मैं मिलिट्री वेटरन हूँ, इंजीनियर भी था, मिलिट्री वेटरन हूँ, मेरे को मैन मैनेजमेंट आता है, लीडरशिप स्किल्स हैं, ये है। तो बोला सर यू आर वेलकम। तो ये करियर पाथ है जो लोग नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं राइट। कि तो ये मतलब सर अलग ही तरीके का ना, लाइक मेरे हिसाब से तो एकदम नेक्स्ट लेवल ही चीज हो गई कि आप मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, बंदा 20-21 साल का है, वो फाइनल ईयर में इतने साल इतना हो जाता है बच्चा,
और उसने सीडीएस निकाला, ओटीए ज्वाइन किया, ओटीए गया, 5 साल का, एसएससी अभी 10+4 हो गया है। तो आई थिंक 21-22 में जाएगा तो 32 तक आ जाएगा, है ना। और उसी वही नॉर्मल बंदा भी है तो वो 24-25 में ग्रेजुएट होता है, 4-5 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेता है, फिर वो सोचता है कि एमबीए करूं। और एंड आई थिंक जब रिलीज होने वाले होते हैं तो भी आर्मी आर्मी नेवी और एयरफोर्स आईआईएम्स के साथ भी कोलैबोरेशंस होता है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का, है ना। तो वो भी एक अच्छे से इम्प्लीमेंट अगर कोई कर लेता है तो उससे फायदा होता है। तो यहाँ पे हम जो कहना चाह रहे हैं वो है कि यूथ को प्राइम, जो आपका टाइम है यूथ का, जब आप कॉलेज से पास आउट हो रहे हो तो आपको अपना करियर रोड मैप बना लेना चाहिए कि मैं फौज में जाऊंगा, मैं सर्व करूंगा कुछ टाइम तक। एक तो आपकी डायरेक्ट सर्विस टू द नेशन हो जाएगी, दूसरी चीज आप लाइफ में आगे और कुछ भी जो करना चाह रहे हो चीजें, उसके लिए भी आपको हेल्प हो जाएगी। बिकॉज दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील सर, क्योंकि द काइंड ऑफ लीडरशिप स्किल्स और द इंटरपर्सनल ट्रेड्स जो आर्मी आपको देगी वो कोई और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन तो कभी नहीं दे सकता। इसके बारे में आपका क्या मानना है कि एक शॉर्ट सर, क्योंकि ऑफिसर तो ऑफिसर है, वो जा तो एसएसबी के रूट से ही रहा है और ओएलक्यू तो है ही, तो जो चीजें तुम्हारी इनकलकेट फौज में जाने के बाद हो जाएंगी वो तुम्हारे वहां पे काम आने वाली है। और जैसे सर ने बोला कि डाइवर्स बैकग्राउंड, आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, व्हाट एक्स्ट्रा यू हैव ऑन योर प्लेट, है ना, व्हाट एक्स्ट्रा यू कैन ऑफर देम, वो एक्स्ट्रा आपको फौज देगी। तो आर्मी नॉट ओनली लाइक गिव्स यू अ बेटर करियर, कहते हैं ना आर्मी करियर नहीं देती, आर्मी एक लाइफ देती है आपको। और अगर आप सेकेंडरी लाइफ के लिए भी रेडी हो रहे हो तो वो भी आपको सेट करके देती है आर्मी। नॉट आर्मी, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द इंडियन आर्म फोर्सेस। सो दिस इज ये व्हाट तो यू शुड है। थिंक। और तो और थिंक इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इंडियन आर्मी को रिक्वायर्ड है यार, प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के लोग आए, आईआईटी आईआईएम्स वाले, नॉट आईआईएम्स, आईआईटी एनआईटी के स्टूडेंट्स आए आर्मी में, क्योंकि वो लोग इसको नहीं देंगे। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि किसी का आईआईटी क्लियर हो गया था, फिर वो एनडीए आ गया, आईएम आ गया, ये तो चलो लेट, लेकिन एनडीए आ गया, ऐसा ये सब सुना होगा, लेकिन कोई आईआईटी ग्रेजुएट होगा आर्मी में ऐसा नहीं सुना होगा। क्यों? राइट। क्योंकि फिर वो इसको एज अ करियर नहीं देखते। और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहा हूँ कि सी आर्मी एज अ करियर। देशभक्ति तो यार, एनीबडी हु इज फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, मेरे लिए वो देशभक्ति। और इफ यू आस्क मी कि सर वो 15 ओवल क्यों क्या होते हैं, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या होती है। मैं 4-5 ऐसी रैंडमली काउंट करवा दूँ तो मैं ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ये सब होती है तो हर जगह ही होती है यार, हर काम में चाहिए तो। लेकिन राइट। वो 15 मैं नहीं काउंट करवा सकता आपको कि आप बोलोगे सर वो 15 ओवल की होती है तो ये आदमी आर्मी ऑफिसर बनता है। मतलब मुझे तो याद नहीं, मैं बस एक अच्छा सिटीजन था कंट्री का, उसी माइंडसेट से मैं अपना एसएसबी देने गया था और मैं हो गया था। और शिवम, मैं तो मतलब एकदम फैक्चुअल बता रहा हूँ कि जो अभी किसी एसएसबी बोर्ड में जो एक प्रेसिडेंट है, एक जीडीओ है, एक साइकोलॉजिस्ट है, इनको आप बुला के लाओ, एक बच्चे को ट्रेन कराओ, फिर उसने ट्रेन किया उसके, अब उस बच्चे को बोलो जाके एसएसबी अटेंड करे, बट इस एसएसबी में वो भी रिजेक्ट हो जाएगा यार, जबकि वो एक बोर्ड के लोगों से ट्रेंड है। है ये तो बात इट तो है। एसएसबी बहुत डिपेंड करती है उस दिन, क्योंकि पहले तो ना देर इज नथिंग कॉल्ड रिजेक्शन। एसएसबी में देर इज नथिंग कॉल्ड रिजेक्शन ही, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं मैं रिजेक्ट हो गया। या हाँ। तो रेकमेंड होती है तो नॉन रेकमेंड होती है। रेकमेंड क्या होता है? सिफारिश, मतलब उन 3-4 लोगों ने मिलकर आपकी सिफारिश करी, आपको बोला कि ये बनने लायक है ऑफिसर। अब उन हाँ। 3 में से एक का मूड खराब था उस दिन, उसको तुम्हारे वाइब ही नहीं मैच हुई, तो ही नॉट रेकमेंड, ही नॉट, मतलब आपको सिफारिश नहीं करी। इट इज जस्ट सिंपल दैट। लोग इसको इतना बड़ा मान के फिर सेटबैक ले लेते हैं लाइफ में। यार इट इज जस्ट कि कुछ लोगों ने तुम्हें नहीं स्पॉन्सर किया, तुम्हें नहीं रेकमेंड किया, इट इज नॉट रिजेक्शन, तो कहीं बोला ही नहीं गया फौज। वरना अब्दुल कलाम जी, उनसे बड़ा, मतलब मैं तो उन्हें बहुत बड़ा लेजेंड मानता हूँ अपनी जनरेशन का, भाई वो बंदा भी नहीं क्लियर कर पाया। तो पहले तो ये लोग ये ना, मतलब मैं जब एनआईटी वगैरह बोलता सर वहां जाएंगे रिजेक्ट हो गए, तो मैंने अब उन्हें मैं, क्योंकि वो होता है ना, एक एनआईटी चढ़ा होता है सर पे, एक हाँ, आईआईटी चढ़ा होता है यार, उसका दिमाग वो है यहाँ बैठा होता है टॉप हाँ। वाले। हाँ। हाँ तो वो यार, तो मैं उनसे वही बोलता था कि यार तुम आके तो देखो, वो नहीं सर रिजेक्ट हो जाएंगे, बेइज्जती सी हो जाएगी, ये अगर ऐसी जगह जाने की, फिर एनआईटी के, आईआईटी के कोई ना कोई कंपनी उठा ले। मैं बोला यार वो थिंकिंग गलत है ना। कम ज्वाइन आर्मी, नहीं हुए रेकमेंड, नहीं हुए, सीधी बात है, रेकमेंड हो गए तो सर्व करो, 4-5 साल अच्छे से सर्व करो, क्योंकि इंडियन आर्मी इतनी टेक्निकली एडवांस हो रही है और हमें इंडियन आर्मी को रिक्वायर्ड है अच्छे इंजीनियर्स की, अच्छे माइंडसेट वाले बंदों की, जो इतना टेक्निकली और एनालिटिकल इक्विपमेंट रखते हैं, इनसे लोगों की जरूरत है। इसलिए मैं इस पॉडकास्ट पे आया कि मैं ये बता सकूं लोगों को, ये रिक्वेस्ट कर दूं कि यार कम एंड ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन एसएस ऑफिसर।
एसएस ऑफिसर एक वो सुपर पावर है जिसको इंडिया में यूथ नहीं यूज कर रहा है। और लोग ये पता नहीं सर 10 साल, अरे 10 साल ऐसा कुछ नहीं है, आप 5 साल के बाद भी छोड़ सकते हैं। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। मैं बता था, शशांक है, फिर मेरा एक जूनियर है गुन्नूर महिवाल, ही लेफ्ट आर्मी आफ्टर 5 इयर्स। अब देयर आर मेनी, उस है चीज ना। के और बाद मैं अगर शिवम मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कॉमन बिटवीन मेजर गौरव आर्या, मेजर राघवेंद्र और कैप्टन गोपीनाथ, क्या कॉमन इन सब में? सब आर्मी ऑफिसर्स थे सर। ये तो था, ये तो उनमें, ये तो वैसे ही कॉमन था। लेकिन इन सब में, तीनों में एक चीज कॉमन ये थी कि सेकंड करियर, इनको तुम इसलिए जानते हो क्योंकि अपने सेकंड करियर में बहुत अच्छा खेले। राइट। गौरव सर पाकिस्तान के दामाद हैं आजकल। जो मन होता है वो बोल देते हैं पाकिस्तान का। मेजर राघवेंद्र जी जो है, उन्होंने डीएलएफ ग्रुप खड़ा कर दिया। इतना बड़ा ग्रुप एक आर्मी ऑफिसर ने खड़ा कर दिया, राइट। है ना। राइट। कैप्टन गोपीनाथ ने, मतलब कैप्टन गोपीनाथ ने तो लाइफ को एक स्केच बनाया, मतलब मेरी लाइफ एक स्केच है, मैं जो चाहूँ पेंट कर दूं। उन्होंने किया, रेलवे लानी है काम में लोग, कर दिया। ये करना है वो कर दिया। अच्छा, फ्लाइट लॉन्च करनी, फ्लाइट लॉन्च, मतलब सी। और ये सब वो क्यों कर पाए? क्योंकि बंदे ने बोला जब मैंने जान देने से नहीं डरा मैं, तो ये सब चीजों में मैं क्या डरूंगा यार। तो वो दम आ जाता है फौज में जाने के बाद ना, कि अबे कोई हमारा क्या ही उखाड़ लेगा, लेट्स फेस इट। वो एटीट्यूड आता है। और आप इन तीनों की लाइफ देखिए, गौरव सर की देखिए, 5-6 साल उन्होंने सर्व किया। और मैं तो वेरी प्राउड, क्योंकि वो भी जिसामी से हैं, जिस कंपनी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हम जैगवार्स बोला जाता है हमको। तो सर को देख के बड़ा प्राउड फील होता है कि यार, जब जब भी मतलब बोर हो रहा है ना, सर्कल खोलो और देखो कि पाकिस्तान की सर, जब यहाँ आप बॉर्डर पे पाकिस्तान की वाट नहीं यहाँ लगा पाते हैं तो गौरव सर की। यहाँ पे सॉरी। हम यहाँ पे हम लोग वी आर प्रमोटिंग मेजर गौरव आर्या, चाणक्य डायलॉग्स। गौरव सर इज नहीं लव्ड तो, सर, हाँ तो अवेटेड। गौरव सर, हाँ तो ये पावर आपको एसएस एंट्री देती है, मतलब एसएस एंट्री मतलब ये आपको आर्मी देती है। और ये, और क्या होता है ना, आर्मी भी एक करियर है, और करियर की पर्टिकुलर स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज के बाद आके आपकी ना प्रायोरिटी चेंज होती है। आपने को आज आपको देशभक्ति देशभक्ति चढ़ी हुई है, और आपको लगा कि दिस इज द बेस्ट वे टू डू देशभक्ति, आप फौज में आ गए। 4-5 साल बाद आपकी शादी होती है, अब आपको रियलाइज हो, नहीं है अब थोड़ा फैमिली को भी देखना है। देश किससे बना है? लोगों से बना है। आपकी फैमिली भी लोग ही है, अब उनको भी आपने सर्विस देनी है ना। इफ यू आर फेलिंग दैट एस्पेक्ट, उस एस्पेक्ट में आप फेल हो रहे हैं, तो आप फेल हैं फिर, है ना। तो आपने वहां भी अच्छा करना है। फिर आपको रियलाइज होता है यार नहीं, अभी थोड़ी स्टेबल लाइफ चाहिए। तो ऐसे सेंट्री में डिसाइड करने का मौका मिलता है यार, 5-6 साल बाद इफ यू फील कि नहीं मुझे बाहर जाना है, आप आराम से जा सकते हैं। तब तक आपको इतनी स्किल सेट वगैरह इतना हो चुका होता है सेट आपका, कि आप फिर बाहर जाके कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जी, मैं बोलना चाहता सर एक चीज थी, जैसे बीच में आया आपने एक चीज बोली कि जो टेक्नोलॉजी है फौज में बहुत एडवांस टैक है। मेरे को बच्चे बड़ा बोलते हैं कि सर फौज में, बिकॉज आई तो नो कि फौज में जो सिविल वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी आती है वो फौज में 10-15 साल पहले ही चल रही होती है ना। तो फौज, ये बस सच है ना वैसे, कि फौज बहुत एकदम हूँ। नेक्स्ट हाँ, लेवल यूज करता है आजकल। बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस, मतलब इंडियन आर्मी तो बहुत ज्यादा है। ऑल्दो वी डू एक्सरसाइजेज विद अदर आर्मीज आल्सो। तो हमारे अलावा 2-3 आर्मी और हैं, आई थिंक इजराइल और यूएस हैं। बाकी इनके बाद तो इंडियन आर्मी पक्का ही आती है, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में। द और स्पेशली मैं तो आर्टी में रहा हूँ, तो वी हैव सीन, मतलब अमेजिंग अमेजिंग टाइप के टेक्नोलॉजी है। हाँ, थोड़ा ट्रेनिंग के कारण फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं। हम 24/7 एक्शन में, आर्मी द ओनली आर्मी जो 24/7 एक्शन। हम नॉर्थ ईस्ट संभाल रहे हैं, हम ईस्ट संभाल रहे हैं, नॉर्थ संभाल रहे हैं, हम यहाँ चाइना संभाल रहे हैं, पाकिस्तान संभाल रहे हैं, मतलब हम हर जगह एक्टिव हैं। तो मे भी बस एक एक फैक्टर यही आ सकता है कि हम उस पर ट्रेनिंग के लिए उतना टाइम डेडिकेट नहीं कर पाते, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास भरपूर है। और कोई बंदा चाहता है कि टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार करता है, ही कैन कम ज्वाइन आर्मी अगेन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि श्योरिटी आपको आर्टी मिल जाएगी, क्योंकि उसके फिर अलग फैक्टर्स होते हैं, है ना। लेकिन आप किसी भी आर्म में जाएं, सारी आर्मों में टेक्नोलॉजी इक्वली है। बट जैसे आरटी इंजीनियरिंग में थोड़ी ज्यादा है। तो ऐसे कोई टेक्नोलॉजी लवर है, तो इंडिया भी, आर्मी भी इस बात का ध्यान रखती है। अगर कोई इंजीनियर आदमी आता है तो उसे जनरली इंजीनियर्स, आर्टिलरी, ऐसी आर्म्स में ही भेजते हैं। राइट। तो तो भाई बीटेक वाले बच्चों, फौज में तुम्हारे खेलने के लिए बहुत सारा सामान है, गो एंड चेक इट आउट। सो दिस और इज। नहीं, सही में आप जो बोल रहे हैं खेलने, क्योंकि इतना हैंड ऑन दे दिया जाता है कि यार एक्सप्लोर इट, है ना। कि आप देखिए, अभी तोड़ फोड़ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप यूज, क्योंकि चाहती है, मतलब आर्मी चाहती है कि इस पे और डेवलपमेंट हो।
क्योंकि हम कब तक हम बाहर से चीजें इंपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव रहता नहीं। तो अगर इंडिया में वैसे माइंडसेट आए, अब आईआईटीएन जाके ही बाहर बना रहे हैं वो चीजें, और वो फौज में आके खुद बनाए, तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से बेनिफिशियल है आर्मी के लिए भी और हमारी कंट्री के लिए भी। एग्जैक्टली सर। तो यहाँ पे जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं, जैसे आईआईटियंस हो गए, ऑल अब तो जूनियर्स ही हो सब मेरे, एनआईटियंस हो गए आपके, है ना, और भी जो भी टॉप कॉलेजेस के बच्चे हैं, तो माय रिक्वेस्ट टू देम और फ्रॉम ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर में या करियर अभी स्टार्ट करेंगे, यू कैन कंसीडर ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस ज्वाइन करो, तुम लोगों की नीड है यार, तुम लोग यंग ब्रेन हो, तुम लोग जो जो काइंड ऑफ एक्सपर्टीज तुम लोग ला सकते हो, जो नया एक वो लेके आ सकते हो चेंज, वो तुम ही ला सकते हो। यू शुड कंसीडर ज्वाइनिंग इट। बाद में एसएस के बाद आप कुछ भी बनाओ, कुछ कंपनी खड़ी कर दो भले ही, एंड में तुम्हें बेनिफिट तो देश का ही कर रहे हो ना। बट आर्मी गिव्स यू अ लाइफ, एंड बहुत अच्छा एक आगे का सेटअप हो जाता है। अच्छा सर, मेरे को एक सवाल आ रहा है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे का, कि मेरे को जो भी बच्चे आते हैं ना, मेनली ना एक बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि यार जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। फौज में जाना एक फौज इससे गवर्नमेंट थिंग है ना, सरकारी नौकरी वाला हिसाब है। पर शॉर्ट सर्विस, अब पेंशन तो है नहीं, एसएससी ऑफिसर्स की तो पेंशन नहीं है, पीसी में पेंशन मिलेगी। तो वो जॉब जॉब माइंडसेट वाला जो बच्चा है, उसको आप क्या बोलना चाहोगे, मतलब कि जो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है, जिसका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं था, उनको इस पे कैसे देखना चाहिए? क्योंकि बच्चा ऐसे से ट्राई नहीं करेगा, वो बोलेगा यार मैं तो सीडीएस दे दूंगा, एनडीए दे दूंगा, 12th वाला बच्चा वगैरह, मैं सीडीएस दे दूंगा, एफकेट परमानेंट कमीशन दे दूंगा, टीजीसी दूंगा, मैं क्यों फालतू में एसएससी टैग दूं? कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि बाद में जाके फिर से नौकरी खोजनी पड़ेगी 10 साल के बाद। पर वो 10 साल में वो क्या सीखेगा ना, आप उस एस्पेक्ट को एक बार प्लीज टच करो। नहीं, एकदम वैलिड पॉइंट तुमने बोला है कि जो डिफेंस एस्पिरेंट होता है ना, उसमें भी दो टाइप होते हैं। एक होते हैं आईएमए एनडीए वाले एस्पिरेंट होते हैं, या तो फिर नहीं होते हैं कि यार जाना है तो इसी दोनों एंट्री, क्योंकि मेरे को तो यार जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, ये और ये होना भी चाहिए, बहुत बड़ा फैक्टर होता है कोई भी जॉब और कोई भी करियर के लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एसएस बन भी गए, तो आपको 10 साल, मतलब 9 साल के बाद मौका मिलता है। अभी रिसेंटली आप जो रिसेंट जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको मत देखिए, मतलब जो रिसेंट रिजल्ट जो भी अभी आए हैं, वो 30% 40% लोगों को परमानेंट कमीशन मिल रहा है, तो उससे मे भी लोग डिसहार्टन हो रहे हो, या 30% को ही मिलता है, 100 जाएंगे हम, 30 को पीसी मिल जाएगा, बाकी 70 बाहर है। तो कि आप उसका वेट ही क्यों कर रहे हैं? आप करियर अपना अंदर तैयारी शुरू रखिए। आपको एक ऐसी सेंट्री में आपको बंधन नहीं है, बंधन। आपने एनडीए ज्वाइन कर लिया, अब आपको 20 साल नौकरी करनी है, आपको 4 साल बाद 5 साल बाद रियलाइज हुआ यार मैं तो आया था गोल्फ खेलने, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा था जीना तो ऐसे जीना, उसमें एक बंदा गोल्फ मार रहा था बहुत तगड़ा, और मेरे को गोल्फ खेलने का मैं ही नहीं, क्योंकि मैं गोल्फ की मेंबरशिप ले नहीं सकता था। राइट। दिल्ली गोल्फ मेंबरशिप 15 लाख रुपए की है ना। हाँ। तो मैं एनसीआर का लड़का था, मैं दिल्ली गोल्फ क्लब की मेंबरशिप नहीं था, तो मैंने मैंने वो वीडियो देखा, मैं आ गया फौज में कि अब तो मैं एकदम ही, मतलब मैं अब अगला गोल्फर इंडिया से तो मैं ही आ रहा हूँ। फिर आप फौज में आते हैं, फिर राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर एक दिन पार्लियामेंट में आके बोलते हैं कि यार फौज में करीबन 8,000 अफसर कम है, और वो भी कैप्टन और मेजर रैंक में। फिर आप बोलते हो कैप्टन मेजर रैंक में ही कम है, मेरे को गोल्फ खेलने को नहीं मिलेगा। बट ऑब्वियसली नहीं मिलेगा यार आपको, क्योंकि 8,000 अफसर कम है, तो यार कैसे स्प्रे करेगी आर्मी आपको खेलने के लिए? तो उस समय आपका फिर दिल टूटेगा, फिर आप बोलो अब मेरे को नहीं करनी है, मेरे को जाना है। एक आदमी डिसहार्टन होके अगले 20 साल निकाले, वो फौज के लिए खराब बात, और आपके एज ए इंडिविजुअल भी आपके लिए खराब बात है। लेकिन आप वही ऐसे सेंटर ही आते हैं, आपके एम जॉब सिक्योरिटी भी था, आप 9 साल के बाद कंसिडर हो रहे हैं, आपको पीसी मिल गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला, उससे पहले अगर 5 साल पहले ही आप हो गए थे कि यार मेरे को नहीं करनी है, तो एटलीस्ट आप अपनी प्रिपरेशन कर दीजिए नेक्स्ट लाइफ की। इट गिव्स यू डू, मतलब फ्रीडम ऑफ ना चॉइस। ऐसे सेंटर आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस देती है कि यार मुझे ये नहीं अच्छा लगा तो, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी तो एक है ही, इसके अलावा भी जैसे कुछ लोग आते हैं कि मेरे को पढ़ना नहीं है इसलिए मैं फौज में जा रहा हूँ। भाई इतना ज्यादा पढ़ाई है ना, अभी बता देता हूँ मैं। हाँ सर, ये बताओ ना एक बार ये ना बच्चे ना, ये बच्चे ये ना हल्के में लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई पढ़ लो सीडीएस के पेपर के लिए पढ़ लो, क्योंकि वहां जाके भी जान नहीं बचने वाली। ये बात तो आप जरूर टच करो कि क्या अंदर जाने के बाद मुक्ति मिल जाती है पढ़ाई से? नहीं नहीं, आप खुद ही बोलो फौज ने इतना टफ एग्जाम क्यों रखा सीडीएस? उनको पता है ना कि हमें थोड़े तो पढ़ने लिखने वाले लोग अंदर थे, कि अंदर पढ़ाई है। किसी भी चीज का फिल्टर प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि आगे जाके उसी चीज को कंटिन्यू करना है, तभी तो वो फिल्टर प्रोसेस रखा होता है। लेकिन आदमी पता मैं 2 महीने पुटिन मारूंगा, सीडीएस एग्जाम निकालूं मैं,
मैं भी उन्हीं में से था। मैं भी दिल्ली जाके मैंने भी एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहां से मैंने 2 महीने पढ़ूंगा, उसके बाद नहीं। फिर जाके फौज में तो कुछ पढ़ना ही नहीं कभी। पहले दिन एंट्री करते हो, पहले दिन ही बोल दिया जाता है सोर्ड ऑफ ऑनर चाहिए, तो आपके 60% मार्क्स आपके एकेडमिक्स देखे जाएंगे, 40% फिजिकल देखेंगे। मैं बोला यार मैं तो सिर्फ रनिंग ही एक अच्छी करता था, इन्होंने वो क्राइटेरिया हटा दिया यार सोर्ड ऑफ ऑनर लेने का। पढ़ाई बोला 60% आप ऑनर के लिए कंसिडर तभी होंगे जब आपके एकेडमिक्स में 60% जो एकेडमिक आपका पूरा कंट्रीब्यूट करता है उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आप बोलते हैं ठीक है यार मैं पढ़ाई नहीं कर, मैं इन्फेंट्री लूंगा, क्योंकि इन्फेंट्री में ना पैदल सैनिक बोलते हैं पढ़ाई नहीं करनी है। फिर आप इन्फेंट्री ऑप्ट करते हैं, फिर आप इन्फेंट्री चले जाते हैं। फिर आप वहां पे वायोस में जाते हैं। फिर वहां आपको करीबन 40-50 बुक्स दी जाती है, मतलब 6 महीने में पढ़नी है, इसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपको ग्रेड किया जाएगा। तो बोलता है उस ग्रेडिंग से क्या ही मतलब पड़ता है, बोलता है उस ग्रेडिंग से ये मतलब पड़ता है क्योंकि आपका करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी। तो बोले फिर ग्रोथ चाहिए तो फिर पढ़ना है। फिर आप ऐसे ऐसे करके पहुंचते हैं। फिर एक बीच में एक जूनियर कमांड कोर्स आता है, फिर आप उस पे जाते हैं। अब आपको जाना है, आप बोलते नहीं मैंने तो यार यूएन जाके अच्छा सर्व करना है, तो बोलता है ठीक है जूनियर कमांड कोर्स में जाओ, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मिलती है वो लेकर आ जाओ। बोलते हैं फिर पढ़ना पड़ेगा, बोलता है हाँ। फिर आप जैसे तैसे उसमें ले आते हो, फिर बोलता है अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर आप आते हो कि अब आपको बोलता है यार अब मैंने सर्विस कर ली 14-15 साल, अब मैं सीओ तो बनूंगा, मतलब कमांडिंग ऑफिसर करूंगा, आई विल कमांड ट्रुप्स, मतलब जिस चीज के लिए फौज में आया। मतलब ठीक है जाओ, एक और एग्जाम होता है डीएसएससी होता है, उसको दे दो। तो फौज पीछा नहीं, फौज मतलब पढ़ाई वैसे ही पीछा नहीं छोड़ती। इट्स अ गुड थिंग यार, आदमी पढ़ना छोड़ देगा तो अपग्रेड करना छोड़ देगा अपने आप को। और फौज राइट। को ये चीज पता है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम एज एन आर्मी कहीं पीछे छूट जाएं, इसलिए पढ़ाई रखी हुई है फौज में, कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें टाइम टू टाइम। तो पढ़ाई पीछा नहीं छोड़ेगी। और इस को सुन के अगर कोई जा रहा है मेरे को पढ़ाई से पीछा छुड़वाना है, तो प्लीज मत जाना भाइयों, और बहनों भी मत जाना आप लोग, क्योंकि वो पढ़ाई तो नहीं छूटेगी कभी। पढ़ाई पीछे नहीं छूटेगी भाई। बच्चों ध्यान रखो, तो जिस चीज का सीरियस नहीं निकल रहा आओ भाई के पास, मैं पढ़ाऊंगा तुमको। सीरियस नहीं निकल रहा, एफकट निकला तो मेरे पास आओ, वहां पे मैं पढ़ा दूंगा। बाकी एकेडमी में तुम्हारे सीनियर्स और इंस्ट्रक्टर्स देख लेंगे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई। पर वो एक फर्स्ट स्टेप पे अगर कोई बच्चा फंस रहा है, इफ यू नीड हेल्प यू कैन कम टू मी। मैंने खुद 5 बार सीडीएस 8 बार एफकट निकाला है, एनडीपी निकाला है। तो आ सकते हो, कहीं पे भी मदद चाहिए एनी टाइम यू कैन कम एंड ज्वाइन मी इन माई क्लासेस। तो सर अभी और भी सवाल हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल हैं जिसको कि हम इसके पार्ट 2 में कंटिन्यू करने वाले हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को जाननी है आपकी जर्नी से। एसएसबी के किस्सों पे भी जाएंगे, आपके एसएसबी के जो कुछ बढ़िया इंसिडेंट रहे होंगे, एकेडमी लाइफ के भी कुछ ऐसे किस्से रहे होंगे जो आपको आज तक याद होंगे, उस पे भी अपन करने वाले हैं। ठीक है सर, तो वही जारी रखते हैं सर अपना सिलसिला।